तो ओपनिंग रैंक है 7,81,000 और क्लोजिंग रैंक है 7,97,000। आप अपनी ही कैटेगरी में फाइट मारोगे, अपनी ही कैटेगरी की सीट वहाँ रिजर्व कराओगे और बच्चे नहीं लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज़ को, क्यों नहीं लेते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी कॉलेज के लिए सबसे मिनिमम रैंक क्या हो सकती है। ये डेटा आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ अभी, क्योंकि इसको देख के आप जिस भी कॉलेज का ड्रीम देख रहे हो कि हाँ, अभी क्या होता है कि जनवरी के बाद हमारी औकात हमें पता चल जाती है, हम कितने पानी में हमें पता चल जाता है। तो अब हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो एनआईटी में, उसका आप रैंक लिस्ट यहाँ पे देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और साथ ही साथ कट ऑफ एक एक्यूरेट डेटा मैं आपको बता देता हूँ 2025 के लिए, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। देखो, मेरे को ध्यान से सुनो आप, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में हूँ तो मुझे पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्या सिस्टम रहता है। 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम का डेटा मुझे याद है। 2024 का डेटा मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूँगा। 2025 का मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता दूँगा। तो उस हिसाब से आप वीडियो को लास्ट तक देखो। कंडीशन एक ही है, लास्ट तक देखना तभी समझ में आएगा, स्किप मत करना बीच में। और ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम जॉइन कर लो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे फ्री में ये पीडीएफ मैं वहाँ डाल दूँगा। और मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है फ्री में, तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपल सा टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, टॉप पे जो एनआईटीज़ आती है ना, पहला एनआईटी कौन-सा है? एनआईटी त्रिची, उसके बाद है एनआईटी सूरतकल। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि ये जो मैंने एनआईटीज़ यहाँ पे ले रखी है, वो एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 के बेसिस पे है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग कैसे मिलती है, मैं बता दूँ आपको थोड़ा-सा। तो देखो, ये हर एक चीज़, हर एक क्राइटेरिया को दिमाग में रख के तब ये रैंकिंग सेट की जाती है। वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, उसके बाद वहाँ पे ऑन कैंपस सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का क्लासरूम कैसा है, टीचिंग कैसी हो रही है। मीन्स बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखने के बाद में तब एनआईआरएफ रैंकिंग दी जाती है। और इसके देख लो, 9th एनआईआरएफ रैंकिंग है पूरे बीटेक में, पूरे एनआईटी में आप देख सकते हैं, एनआईटी त्रिची का। उसके बाद सूरतकल का आता है 12 नंबर पे, फिर राउरकेला का आता है 16 नंबर पे, फिर वेस्ट बंगाल का आता है 21st नंबर पे। मीन्स मैंने जो एनआईटी की यहाँ पे रैंकिंग दी हुई है आपको, जो लिस्ट निकाल के दे रहा हूँ मैं, ये लिस्ट टॉप टू बॉटम है, ठीक है? टॉप टू बॉटम। तो हमें मिनिमम रैंक अगर पता करनी है किसी एनआईटी का, कि बस घुसने के लिए मैं किसी भी एनआईटी में घुस जाऊँ, चाहे वो किसी सभी कैटेगरी की बात करूँगा, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सभी पीडब्ल्यूडी, सभी कैटेगरी की बात करूँगा। बस हमें घुसने के लिए कितना एक मिनिमम परसेंटाइल चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए और कितना रैंक चाहिए, ठीक है? ये मार्क्स वर्सेस रैंक का कन्वर्जन सब इसी पीडीएफ में है, ठीक है? मैं दिखाता हूँ अभी। पहले देख लो आप, नहीं तो कहोगे कि ऐसे ही फेंक रहा हूँ। ये देखो लास्ट में। देखो, ये जनवरी अटेम्प्ट का है मार्क्स आपका परसेंटाइल, फिर इधर परसेंटाइल से कैसे आप रैंक निकालते हो ये भी यहाँ पे डेटा है, ये सारा चीज़ बताऊँगा। बस शर्त यही है कि घबराना नहीं है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, लास्ट तक देखना है वीडियो को। देखो, इधर दुर्गापुर आता है, एनआईटी जयपुर, इलाहाबाद, हामिरपुर, कुरुक्षेत्र, पटना, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। मीन्स सबसे लास्ट में जो एनआईटी है घुसने के लिए बस, ठीक है? घुसने के लिए वो आपका आएगा एनआईटी नागालैंड। ये घुसने के लिए मैं हँसा क्योंकि मुझे मीम याद आ गया। फँसने की वजह से गाड़ी आ सकता है, तो फँसने की वजह से ये चीज़, जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, छोड़ो उसको। ये देखो, एनआईटी नागालैंड जो आपका है, ये सबसे लोएस्ट एनआईटी में आता है, जो कि इसकी रैंकिंग है एनआईआरएफ की 104 नंबर पे आती है, ठीक है? इंजीनियरिंग कैटेगरी कॉलेज है, वन ऑफ द न्यूएस्ट एनआईटी बना हुआ है ये, विथ फोकस ऑन इम्प्रूविंग रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, वहाँ का रिसर्च भी देखा जाता है, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, रिसर्च। जैसे जब आप बीटेक करते हो ना, तो बीटेक में सेकंड ईयर से ही आपका प्रोजेक्ट टीम बनता है और उस प्रोजेक्ट में आपको एक किसी भी टॉपिक पे जो पहले रिसर्च की गई है उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर अपने से एक क्या नया रिसर्च तुम कर सकते हो। अब एनईपी के अकॉर्डिंग, एनईपी मतलब क्या होता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है? एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग है कि आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट सेमेस्टर में जो आपका 8th सेमेस्टर रहता है, उसमें एक मेजर प्रोजेक्ट टर्म रहता है। वो पूरा सेमेस्टर ही प्रोजेक्ट वाला रहता है, मेजर प्रोजेक्ट, 8 क्रेडिट का, ठीक है? ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो, कॉलेज में जाओगे तो सब सीख लोगे। बस अब देखो, ये हमको मिल गया डेटा, क्या है? एनआईटी नागालैंड है, अपना एनआईटी, सुंदर सा एनआईटी नागालैंड, और 104 नंबर पे रैंकिंग है। अब हम देखते हैं कि क्योंकि सबसे लोएस्ट एनआईटी तो यही हुआ है, एनआईटी नागालैंड। अब हम देखते हैं एनआईटी नागालैंड का कट ऑफ सिस्टम क्या है। अच्छा देखो, पहली बात आपको पता होगा कि जोसा में 6 राउंड होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है? और ये जो 6 राउंड होते हैं, ये आपका कैसे होगा? कैटेगरी रैंक के बेसिस पे होगा। अच्छा, अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको देखना है कि आपका सीआरएल रैंक से कितना कैटेगरी रैंक बन रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगा, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, जाके वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, ऐसे एक जनरल आंकड़ा दे दूँ अगर, तो ओबीसी के लिए क्या सिस्टम रहता है?
आप डिवाइड कर दो 3 से CRL रैंक को, 3 to 4 से। और EWS के लिए सिस्टम ये है कि आप डिवाइड कर दो अपनी कैटेगरी रैंक को 6 to 7 से। और SC के लिए ये सिस्टम रहता है कि आप अपनी कैटेगरी रैंक को डिवाइड कर दो 14 से 15 से। और ST के लिए आप डिवाइड कर दो 21, इससे डिवाइड कर दो, मीन्स CRL रैंक अपॉन में 3, ये 3 to 4 के बीच में डिवाइड कर दोगे तो आपका OBC कैटेगरी का आ जाएगा कैटेगरी रैंक CRL से। ऐसे ही रहता है सिस्टम, ठीक है, ऐसे ही रहता है, मेरी बात मान लो, ऐसे ही रहता है। चलो ठीक है, अब देखो, अब NIT नागालैंड का देखते हैं। तो नागालैंड का हमें देखना है कट ऑफ। तो जोसा में 6 राउंड है। जोसा के बाद जो सीटें खाली बच जाती हैं, देखो नहीं लेते बच्चे, मैं बता रहा हूँ बार बार, नागालैंड आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा और बच्चे नहीं लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की NITs को। क्यों नहीं लेते हैं? एक ये हो गया, एक जम्मू कश्मीर भी उनका लास्ट चॉइस रहता है, मतलब पहले नहीं भरा जाता है जम्मू कश्मीर को भी, और इधर मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये भी नहीं भरा जाता है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा, लेकिन अभी देखो, तो उसके बाद जब सीसै में जाती हैं सीटें, जो बची हुई सीटें हैं, ठीक है, जो बची हुई सीटें हैं वो सीसै में जाते हैं काउंसलिंग के लिए। CSE जनरली नहीं बचा हुआ रहता है, कुछ ही सीटें खाली रहती हैं, बाकी कोर ब्रांच खाली रहती है, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो सीसैप का डेटा हम देखेंगे। अब सीसैप में भी एक चीज़ समझ लो, इसमें 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, पहला राउंड चलता है और दूसरा राउंड चलता है। इसमें अगर थोड़ा-सा अगर मैं ब्रीफ करूँ, एकदम माइनर सा ब्रीफ करूँ अगर, तो पहले राउंड में सपोज़ करो आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, कोई कॉलेज की सीट अलॉट हो गई। अब आपको नहीं चाहिए, आप स्लाइड करना चाहते हैं, ठीक है? स्लाइड का बटन दबा दिया आपने और अपने कॉलेज को अपग्रेड कर दिया। अब जो आपकी चॉइस फिलिंग रहेंगे, देखो चॉइस फिलिंग में बहुत मिस्टेक होती है, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि करियर का सवाल रहता है। अब सपोज़ करो यहाँ का कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, ऊपर की ये कॉलेज है, तो सेकंड राउंड में जब आप स्लाइड करते हो, सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए, तो उसमें ये नीचे वाला नहीं मिलता, इसके नीचे का कॉलेज नहीं मिलेगा, हमेशा ऊपर का ही मिलेगा। अगर ऊपर की सीटें खाली नहीं है, ऊपर का आपको अलॉट नहीं हो रहा है, तो यही वाला रहेगा, जो आपकी सीट है वही रहेगी। और सेकंड राउंड में, अगर सेकंड राउंड में आपने कॉलेज नहीं लिया, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो पैसा डूब जाएगा, पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है? ये सारा सिस्टम रहता है। तो अब हम देखते हैं डेटा क्या है। चलो सभी कैटेगरी वाइज रैंक वाइज बात करूँगा। आपको कहाँ आना है? सीसैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। देखो सीसैप सर्च करना है, सीसैप की जो पहली वेबसाइट है, सीट एलोकेशन बोर्ड, उस पे आना है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। अब देखो यहाँ पे आने के बाद में आपको जाना है, या तो आप जा सकते हो इधर इंपॉर्टेंट लिंक डायरेक्ट जा सकते हो, सीसैप स्पेशल में जाके फिर वहाँ पे सीटें देख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जाओगे, सीसैप स्पेशल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2024, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही एक नया टैब आपके सामने ओपन होगा। ये नया टैब आपके सामने ओपन हो गया, 2024 का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब हम इसमें सर्च करेंगे राउंड 2 का, हमें क्या देखना है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और हमें इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या देखना है? हमें देखना है NIT नागालैंड। तो हम नागालैंड डालते हैं, क्योंकि सबसे लोअर NIT यही है, NIT नागालैंड ही है। तो अब इसमें हम सर्च करते हैं, ऑल ब्रांच कर देते हैं, चलो ऑल ब्रांच कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ सबमिट करते ही आपके सामने डेटा दिख रहा होगा। पहले नंबर पे है सिविल इंजीनियरिंग, तो होम स्टेट, अदर स्टेट। अब मैं एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ। देखो, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसमें सिस्टम ये है कि एक होम स्टेट होता है। होम स्टेट मतलब जो नागालैंड के बच्चे हैं, वो होम स्टेट के अंदर आ जाएँगे, और जो दूसरे बाकी अदर स्टेट के हैं, वो अदर स्टेट में आएँगे। कोटा लगता है, कैटेगरी कोटा रहता है और स्टेट कोटा होता है। 2 कोटे लगते हैं, एक फीमेल कोटा भी लगता है। तो यहाँ पे आप देखो, फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सुप्रीमेसी, तो सुपरन्यूमरेसी। तो इसमें देखो, फीमेल ओनली में वो फीमेल की सीटें रिज़र्व हैं, उसमें फीमेल ही जा सकती हैं, मेल का कोई इसमें अलॉटमेंट नहीं होगा। तो अब एक ऑल इंडिया कोटा भी होता है, ध्यान से समझना बात को। होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा, और एक होता है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा चलता है IIT में, IIT में चलेगा ऑल इंडिया कोटा, उसमें कोई होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन NITs में होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बिहार में और यूपी जैसे राज्यों में आपको होम स्टेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहाँ उल्टा होम स्टेट में और कॉम्पिटिशन रहता है। अदर स्टेट में बल्कि सीटें खाली रहती हैं, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। होम स्टेट का कोटा यूपी, बिहार के लिए वैलिड नहीं है। अदर स्टेट में जाएँगे जब, नॉर्थ ईस्ट में, देखो मैं बार-बार बोल रहा था, नॉर्थ ईस्ट चॉइस बच्चों की नहीं रहती है। ख़ास करके जो होम स्टेट वाले हैं, वो नॉर्थ ईस्ट को चूज़ नहीं करते हैं। उनको क्या है कि बाहर, अब नॉर्थ ईस्ट आएगा यहाँ कहीं, उनको इधर बाहर निकलना है, तो वो हमेशा प्रेफ़र करते हैं सेंट्रल। सेंट्रल इंडिया को प्रेफ़र करते हैं, यहाँ पे कॉलेज ले लो या फिर कहीं और अदर स्टेट में कॉलेज ले लो, होम स्टेट का कॉलेज छोड़ दो। उनको NIT अच्छी-अच्छी वहाँ पे अलॉट हो जाएगी। बट वहाँ का वो कॉलेज छोड़ के वहाँ से दूर आना चाहते हैं। मेरे ही कॉलेज में
सभी जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं सब ये है कि मुझे अपना स्टेट में नहीं रहना था, थोड़ा बाहर निकलना था, बाहर देखना था। तो ऐसा ही सिस्टम रहता है कॉलेज का। तो वो उसकी जस्ट बिकॉज़ उसको उनको कोई हाइप नहीं दिखाना है। एनआईटी सोचो वो एनआईटी छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है? एनआईटी छोड़ के आ रहे हैं। एनआईटी का सीएसई ब्रांच छोड़ के आ रहे हैं, कोर ब्रांच में, क्योंकि एनआईटी वहाँ नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा-सा गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ रहता है और वहाँ के बच्चे प्रेफ़र करते हैं कि अदर स्टेट में जाके पढ़ाई करें। उनको उतना क्रेज़ नहीं दिखाना है एनआईटी का और आईआईटी का। उनको बस ये है कि एक डिसेंट अच्छा कॉलेज रहे और कहीं भी रहे चलेगा। तो होम स्टेट कोटा इसलिए तगड़ा लगता है। अब इसमें देखो होम स्टेट के कोटा में एसटी कैटेगरी में बात करें, सीट वहाँ खाली थी क्योंकि तो ओपनिंग रैंक है 7,81,000 और क्लोजिंग रैंक है 7,97,000। देख रहे हो? और अदर स्टेट में बात करें, अगर अदर स्टेट आपको एसटी कैटेगरी दिख गया तो दिख गया, नहीं तो नहीं है। चलो एसटी कैटेगरी की बात करें होम स्टेट और अदर स्टेट में। एससी है, एसटी है होम स्टेट फिर से यहाँ पे फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में 1, 2, 3, 4 यहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग है आपका। अदर स्टेट में एससी कैटेगरी में बात करें तो गया है 2,33,000। तो अब देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप नागालैंड के बच्चे नहीं हैं। अगर नागालैंड के हैं तो बधाई हो, आपका वैसे भी सीट अलॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना कॉम्पिटिशन नहीं है वहाँ। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अदर स्टेट के हैं। अदर स्टेट में आप सोचो, ये सिविल ब्रांच है, कोर ब्रांच है, अच्छी ब्रांच होती है। हर ब्रांच अच्छी है, आपका जिसमें इंटरेस्ट कर रहा है आप जा सकते हैं। केवल सीएसई और आईटी ही अच्छा नहीं होता है, सभी ब्रांच अच्छी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो अब देखो इसी में सीएसई में यहाँ मिल गया हमको होम स्टेट और अदर स्टेट। ओपन में देखो सीएसई में तो ये गया है आपका 50,000। ओपन में अदर स्टेट, अगर ये होम स्टेट होता तो लगभग 2 लाख तक जाता, बिना चॉइस के 2 लाख तक जाता। जैसे यहाँ देख लो आप, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल करके देखो, ओबीसी एनसीएल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये देखो ओबीसी में आप डेटा देखोगे यही तो ये गया है 56,000 और ईडब्ल्यूएस का डेटा कितना गया है 57,000। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगा, कैटेगरी वाइज थोड़ा बेनिफिट अगर बात करें, देखो चूंकि ये है कि आप किसी भी कॉलेज में अगर जा रहे हैं, एंट्रेंस ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सिस्टम रहता है कि आप अपनी ही कैटेगरी में फाइट मारोगे, अपनी ही कैटेगरी की सीट वहाँ रिजर्व कराओगे, दूसरे की कैटेगरी में नहीं जा सकते। ओपन में जा सकते हो लेकिन जो कैटेगरी रिजर्व है उसके लिए आप नहीं जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस की अगर सीट खाली है तो उसमें ईडब्ल्यूएस का ही बच्चा जाएगा, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा नहीं जाएगा। ओबीसी की सीट खाली है तो एसटी का बच्चा उसमें नहीं जा सकता है। ऐसे ही रहता है, इसकी वजह से ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता है। ओबीसी में क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, तो ओबीसी वाले बच्चे अपने आप ही उसी कैटेगरी में कॉम्पिटिशन हाई कर देते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में भीड़ थोड़ा कम रहता है। उसकी वजह से उन लोगों का रैंक ओबीसी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग हल्का से ज़्यादा चला जाता है। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओबीसी एनसीएल का जेंडर न्यूट्रल में ये गया 56,910 और ईडब्ल्यूएस में चला गया है अदर स्टेट में 57,000। ये क्लोजिंग रैंक की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया कि अदर स्टेट में अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूँ, तो मेरा जो ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए सीएसई के लिए, वो होना चाहिए 57,000। ओबीसी कैटेगरी में ऑलमोस्ट उतना ही मान लो। अब देखो मैं बता रहा हूँ, पिछले साल यही ना इतना नहीं था, थोड़ा-सा और कम था मीन्स 52-53 हज़ार। इसके पिछले साल 2023 में, 2025 में इस साल क्या होने वाला है कि आप इतना एज़्यूम कर लो, इसमें प्लस कर दो 2-3 हज़ार रैंक और। क्योंकि देखो सीटें भी बढ़ती हैं हर साल, कुछ थोड़ी बहुत सीटें भी बढ़ती हैं और क्या होता है कि जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो कॉलेज में सिस्टम ऐसा रहता है कि वो बेटर कॉलेज की तरफ ज़्यादा जाते हैं या फिर ड्रॉप ले लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जैसे अब 15 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 15 लाख ऐसा थोड़ी है कि उसमें सब इंटेलिजेंट ही है। उसमें आधी तो जनता ऐसे रहती है कि बस फॉर्म भर दिया हूँ, चेक करने के लिए। तो उस चेक करने वाले भी उसमें 7-8 लाख होते हैं, समझे? चेक करने वाले बस। जो सीरियस वाले होते हैं ना, वो ऊपर के जो 2 से 4 लाख वाले रैंक है, वही सीरियस वाली पढ़ाई किए हैं थोड़ा-सा, मतलब ड्रॉप लिए हैं तो अच्छे से पढ़ाई किए हैं और 12th में तो अच्छे से पढ़ाई किए हैं। बाकी वो जनता कैसी रहती है, आधी जनता चेक करने वाली ही रहती है, तो आपको घबराना नहीं है। कट ऑफ लगभग मैं बता दे रहा हूँ 57 टू 60 ही जाएगा। इतना के रैंक किसके लिए? सीएसई के लिए, ठीक है? सीएसई ब्रांच के लिए इतना ही जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ अदर स्टेट। चलो एक फाइनल मैं यहाँ पे लिख के दे दूंगा आपको, एक सेकेंड ना। अदर स्टेट
फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस बोथ। ठीक है, कितना गया है 55 पेपर अप्रॉक्स ले लो 55 to 60 के। और ये जाएगा आपका सीएससी ब्रांच के लिए। ठीक है, सीएससी ब्रांच के लिए, क्योंकि सीएससी पहली चॉइस रहती है बच्चों की, उसके लिए ये रहेगा। अब बात करते हैं, अगर कोर कोर ब्रांच एकदम लास्ट डेटा देखो, एकदम लास्ट रैंक कितनी गई है, तो एकदम लास्ट रैंक मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो 10 लाख ओपन में, अदर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फीमेल में। ठीक है, फीमेल में ध्यान देना, फीमेल कोटा लगा है, फीमेल कोटे की वजह से 10,08,460। नागालैंड, अब आप खुद ही सोचो, मतलब वो भी जो अदर स्टेट आपको दिख रहा है ना, वो आसपास जैसे मणिपुर का हो सकता है या मेघालय का हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट का ही कोई बच्चा होगा, फीमेल है तो बच्ची होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि अब सोचो कोई यूपी में रह रहा है या फिर बिहार में रह रहा है, एक तो लड़की, वो जाना चाहेगी नागालैंड में, वहाँ का सोचो इन्वायरमेंट कैसा होगा, मीन्स वो अडॉप्ट नहीं कर सकती है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होगा अडॉप्ट करने में। भले एनआईटी कॉलेज है, बट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जनरली प्रीफर नहीं करते हैं बच्चे वहाँ का। आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन लेने से अच्छा है कि किसी सेंट्रल इंडिया में आप कॉलेज ले लो, सीएससी आईटी ब्रांच ले लो, तो ऐसे ही प्रीफर करते हैं बच्चे, उतना ज़्यादा वो नहीं करते, लोड नहीं लेते हैं। तो ये भी जो अदर स्टेट में आपको दिख रहा है जेंडर फीमेल में, तो आसपास का नॉर्थ ईस्ट का ही बच्चा कोई होगा, या फिर हो सकता है, मे बी चांसेस हैं, लेकिन जनरली यही होता है। नॉर्थ ईस्ट का सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि हर कोई इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। अब आप जम्मू कश्मीर अगर चले गए तो वहाँ पे 12 महीने में से आपका लगभग 10 महीने ठंडी ही पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे ना, इसलिए वहाँ भी प्रेफर नहीं देते हैं ज़्यादा। एक तो नक्सलाइड एरिया है, तो थोड़ा एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती रहती हैं बॉर्डर के पास में, कॉलेज की छुट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। चलो, तो लास्ट रैंक मैं अगर बता दूँ आपको, अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले लो फीमेल के लिए, बस कितना जाता है, 10 लाख 11 लाख हम मान लो आराम से। इस बार भी वही रहेगा, घबराना नहीं, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, 1000-2000 का वेरिएशन आएगा, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप होम स्टेट में देख लो, कोटा बहुत अच्छा लगा है। अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे गया है आपका ओपन में अदर स्टेट, ये है आपका 1,06,408। ठीक है, 1,06,408। और आप अगर हैं ओपन कैटेगरी से, देखो जनरल न्यूट्रल से आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर अदर स्टेट में सिविल इंजीनियरिंग के लिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये है 1,16,000, और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1,09,000। फिर देखो, जो मैं बोल रहा था ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट कैसे सिस्टम रहता है, तो ईडब्ल्यूएस का फिर देखो कितना गया है, 1,16,000, और ओबीसी कैटेगरी में 1,09,000। तो सीसैट की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बेनिफिट अच्छा खासा मार लेते हैं, ऐसा होता है। तो पहले तो भले बेनिफिट ना मिले, लेकिन वहाँ सीसैट वाली काउंसलिंग में बेनिफिट मिल जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, देखो लास्ट रैंक कौन सी है आपकी, यही है, सिविल इंजीनियरिंग की है, 1,16,000 इधर ईडब्ल्यूएस में, और इधर 1,09,000। तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आप मान लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लास्ट रैंक लिख दे रहा हूँ, अब लास्ट रैंक लिख दे रहा हूँ एनआईटी के लिए। लास्ट रैंक जो आपकी है बनेगी ईडब्ल्यूएस, ये आप मान के चलो 1,20,000 तक जा सकता है। ठीक है, 1.2 लैक्स में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका जा सकता है 1.2 लाख। और जो ओबीसी के लिए जा सकता है, ये जा सकता है 1.1 लाख। ठीक है, ये लास्ट रैंक है, लास्ट रैंक। अब 1.1 या 1.2 लाख रैंक लाने के लिए आपका परसेंटाइल कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 92 to 93 होना चाहिए, मीन्स इससे प्लस ही होना चाहिए। ये बेयर मिनिमम बताया, 92 बेयर मिनिमम बताया कि इतना कम से कम होना ही चाहिए 1,10,000 रैंक लाने के लिए, और 1,20,000 रैंक लाने के लिए, ऑल इंडिया रैंक। क्योंकि ये सीसैप का जो काउंसलिंग चल रहा है ऑल इंडिया रैंक है, ओबीसी कैटेगरी में रैंक नहीं है, ऑल इंडिया रैंक है। बट कोटा ईडब्ल्यूएस का लगा है, कैटेगरी कोटा लगा है, ईडब्ल्यूएस को कोटा सीट अलॉट हुआ है आपको, लेकिन रैंक है ऑल इंडिया रैंक। लास्ट रैंक कितनी है, 92 to 93 परसेंटाइल पे 1,20,000 या 1,10,000, ये लास्ट रैंक है घुसने के लिए। अब 92 परसेंटाइल या 93 परसेंटाइल लाने के लिए, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, इतना लाने के लिए 92 to 93, ये देखो सिस्टम है आपका 130 नंबर, किसमें, जनवरी 18 में 130 नंबर बन रहा है। तो आप अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया है, हालांकि बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे, और टेलीग्राम पे भी बहुत बच्चों का मैसेज आया था कि भैया मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, रैंक बता दो सर, मैं क्वालिफाइड हूँ, एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ एडवांस के लिए। तो मैंने बहुत हेल्प करी, और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो देखो, अभी तक अगर आपने मेहनत अच्छे से नहीं किया है, या फिर अब किसी भी वजह से आपका मार्क्स थोड़ा कम आ गया है,
आ सकता है कम, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाता है। तो अप्रैल अटेम्प्ट में आप टारगेट करो 140 टू 160 मार्क्स मिनिमम, ठीक है? इतने मिनिमम टारगेट करो कि एनआईटी आपको मिल जाए। अगर आपकी चॉइस पहली एनआईटी है, अगर आपको टैग चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट का, तो आप कम से कम 140 टू 160 टारगेट करो ताकि आपको एक मिल जाए, एनआईटी मिल जाए, उसमें एडमिशन मिल जाए, ठीक है? इतना आप टारगेट करो, ये मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ। अब इतना टारगेट करने के लिए 160 मार्क्स आपको बनाने पड़ेंगे 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। फिजिक्स में अकेले आप चाहो तो 25 का 25 क्वेश्चन सही कर लो और 15-20 क्वेश्चन वहाँ केमिस्ट्री से भी उठा लोगे। मैथ नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपका बन जाएगा इतना। ये लिख के देता हूँ मैं, बिना मैथ के भी बन जाएगा। तो सिर्फ फोकस करो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। अगर आपने अभी तक मैथ नहीं कर रखा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करो बस। देखो, ये तो एनआईटी का बात रह गया। अभी हमारे पास और भी कॉलेजेस हैं जो कि आईआईटी के अलावा, अब हमारे पास जो कॉलेज बचता है अच्छा कॉलेज, एक कॉलेज है आपका ट्रिपल आईटी और एक कॉलेज आएगा जीएफटीआई, ठीक है? गवर्नमेंट फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये दोनों भी अच्छे कॉलेज होते हैं। एनआईटी के अलावा ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआई, ये भी अच्छे कॉलेज हैं। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए ट्रिपल आईटी के ऊपर और पार्ट 3 चाहिए जीएफटीआई के ऊपर, तो आप कमेंट करो पार्ट 2। मैं ट्रिपल आईटीज़ के ऊपर वीडियो लाऊँगा एकदम डिटेल में, वहाँ का मिनिमम रैंक बताऊँगा। और हाँ, इसका मैक्सिमम रैंक तो आप मान लो सीएसई के लिए अगर एनआईटी त्रिची में अगर आपको चाहिए, तो ऑल इंडिया रैंक 10 टू 15,000 होना चाहिए। ऑल इंडिया रैंक मीन्स 99 परसेंटाइल लाओगे तब जाके त्रिची में टॉप के एनआईटी में सीएसई ब्रांच मिलेगा। तो ये हो गया मिनिमम, मतलब मैक्सिमम हो गया, इतना रैंक होना चाहिए। और मिनिमम क्या हो गया, क्राइटेरिया सेट कर लो जाने के लिए 140 टू 160 मार्क्स, आपका परसेंटाइल 92 टू 93 मिनिमम परसेंटाइल हो गया। और रैंक आपकी बन रही है ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, ये देख लो सिविल इंजीनियरिंग के लिए यही लास्ट रैंक है। मैकेनिकल में थोड़ा और जाएगा, लेकिन बेयर मिनिमम इतना मान के चलो आप, ठीक है? तो ये सिस्टम रहा। पार्ट 2 कमेंट करो ट्रिपल आईटी के लिए और पार्ट 3 कमेंट करो जीएफटीआई के लिए, मैं लेके आऊँगा। बाकी आपको अगर कोई और डाउट है या फिर अपना मार्क्स से आप परसेंटाइल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैसेज कीजिए मुझे। कोई और दिक्कत होती है तो वो भी बताइए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।